नमस्कार साथियों, मैं प्रतिभा चौहान आपके अपने YouTube चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको जीके में क्या है क्या नहीं है और क्या मास्टर स्ट्रोक होता है, कहाँ पर नंबर कटते हैं, वो सब समझ में आएगा। जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे एक बार भी बात की होगी, तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ प्लेटफॉर्म पर भी कि मेरा जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जीके की वजह से रहा था। जीके जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एमपी एडीपीओ एग्जाम के बारे में। जैसा कि मैंने एक दो दिन पहले वीडियो डाला था 1000 वैकेंसी प्लस, तो वो जुडिशरी की थी स्पेसिफिकली। और एपीओ, जेएलओ, पीपी, एडीपी, इन सब की बात करें तो ये भी 800 के आसपास, 900 के आसपास वैकेंसी है। लेकिन आप पढ़ें तब ना, कोशिश करें तब ना। आप कब पढ़ेंगे? जब वैकेंसी आ जाएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बात बताइए, आप एक बार, सिर्फ एक बार एडीपीओ का सिलेबस देखिएगा, 29 सब्जेक्ट सिर्फ लॉ के अंदर, वो भी ऐसे हैं एनडीपीएस, पॉक्सो, मतलब जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, पीसीपी, एनडीटी, ठीक है, आईपीसी और उन सब की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिफिकली जीके के बारे में बात करेंगे और आपको एक डेमो लेक्चर भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक पेपर जीके का होगा और एक पेपर लॉ का होगा। लॉ के पेपर की आप टेंशन छोड़ दीजिए, वो मैं बैठी हूँ, मैं करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन अब जीके की हम बात कर लेते हैं। तो जनरल जो जीके आप सोच रहे हो कि यूपी में पढ़ी थी हमने, बिहार में पढ़ी हुई है, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है कि प्रमोशन है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं कभी भी किसी फैक्ट को छुपाती नहीं हूँ। एक्चुअली एमपी पीसीएस करवा रही है ये वाला एग्जाम, और आप लोग जानते हैं पीसीएस के एग्जाम्स जो होते हैं तो उनकी जीके वो स्टेट बेस्ड ज़्यादा आती है। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देखें जिसमें आप एसडीएम वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर उसकी जीके आती है। वहाँ पर एमपी की जीके तो नहीं पूछते, वहाँ की नदियाँ, पुरस्कार, वो सब नहीं पूछते। इसी तरह जब एमपी पीसीएस एग्जाम ले रही है और वो इस पेपर को सेट करेगी, तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ की जीके तो नहीं पूछेगी लोकल। कहाँ की पूछेगी? एमपी स्पेसिफिकली, एमपी बेस्ड जीके पूछने वाली है। और पीसीएस का पैटर्न जुडिशरी के जीके से बिल्कुल अलग होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और जिन लोगों ने भी एमपी का सिविल जज एग्जाम दिया है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, सिर्फ 20 नंबर की वो जीके जो होती है ना, वो गेम चेंज कर देती है। कैसे गेम चेंज कर देती है? लॉ में सबके इक्वल आते हैं, लेकिन 20 में से किसी बच्चे के 12 आते हैं और किसी के 18 आते हैं। तो 12 और 18 में जो गैप है 6 मार्क्स का, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता एक एक नंबर से। तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट। प्लस नेगेटिव मार्किंग है, तो अभी से एक तो पढ़ना, लर्न करना, टिप्स पे करना, प्रैक्टिस करना, नेगेटिव से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों का एज फैक्टर है वो याद रखिए, जुडिशरी, अगर देखिए काफ़ी साल हो गया, मैं फ्रेशर की बात नहीं करूँगी, फ्रेशर को तो अपनी लाइन चेंज भी नहीं करनी चाहिए, फ्रेशर को तो टाइम भी देना चाहिए खुद के लिए भी, है ना, 1 साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 30 हैं, 30 प्लस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एक जिम्मेदारी आ जाती है, जीवन के लिए भी समझना होता है कि हम घर खर्च है, और शादी हो जाती है जिन लड़कों की, लड़कियों की, तो उनके ऊपर तो और डबल जिम्मेदारी होती है, तो कुछ तो करना है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज फैक्टर भी जो है 40 तक इसमें जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसी 1094 तो नोटिफाई है, हालांकि इतनी नहीं आएगी, मैं आपको क्लियर कर दूं, 1094 वैकेंसी वहां पर है, बट इकट्ठी दे देंगे तो फिर गई 15-20 साल की, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ कुछ निकालेंगे टुकड़ों में। जैसे आपको पता हो तो गुजरात में जुडिशरी में 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी, और उसके बाद 500 सीट्स का उन्होंने खाली कर दिए, फिर कभी 80, कभी 100, कभी 120, और लगातार गुजरात में ये मान लीजिए साल में 2-2 बार वैकेंसी आ रही है। अभी भी सिलेक्शन हुआ है और अक्टूबर नवंबर में फिर से आ रही है गुजरात की वैकेंसी, ठीक है। ये सब मुझे अंदाजा इसलिए रहता है क्योंकि ये सब दिया हुआ है, मेरे फ्रेंड सर्किल हैं, सेलेक्ट हो गए, तो वहाँ पे खबरें चलती रहती हैं हाई कोर्ट में। अब एमपी पीसीएस की अगर हम बात करते हैं, तो एमपी पीसीएस की स्पेशल जीके आपको पढ़नी है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आज के बाद से ही। नेगेटिव है तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रोजगार अगर किसी को चाहिए ना, तो चॉइस, अभी तो हम लोग क्या हैं, बोलते ना, बैगर्स हैं, एंड बैगर्स हैव नो चॉइस। हमें जो मिल रही है, जो जैसी मिल रही है, अभी तो सर्वाइवल के लिए एक बार लग जाओ, फिर अपने स्टेट में, होम स्टेट में, ठीक है, और जो भी है उसमें देख लेना। अब जुडिशरी मेरा सपना है, वो कर लेना। और यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम है, दैट मीन्स प्री, कोई मेंस नहीं है। जिन लोगों को मेंस से फियर है, जिनका मेंस कई बार लिखने पर भी क्लियर नहीं होता, हैंडराइटिंग किसी की गंदी है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मेंस में, क्योंकि मेंस की कॉपी एक इंसान चेक करता है, मशीन चेक नहीं करती है ओएमआर की तरह। ओएमआर प्री में अगर आपका आंसर सही है और आयोग की वेबसाइट जो आंसर की आई है उससे मैच करता है, तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपका प्री रोक सके, ठीक है, आपके आंसर गलत कर सके, नहीं रोक सकता, क्योंकि मशीन चेक कर रही है वो तो, ठीक है।
लेकिन 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 मेंस की जो कॉपी होती है वो कौन चेक करता है? मेंस की कॉपी इंसान चेक करता है, और इंसान अपने इमोशन से बंधा होता है। कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी 60-70 साल का हो या 5 साल का बच्चा हो, उसका भी अगर इमोशन है तो वो रिएक्शन जरूर करेगा। तभी तो हम कहते हैं एग्जामिनर शायद घर से लड़के आया था, ऐसी कॉपी चेक करिए, ड्राफ्टिंग में 10 में से 2 नंबर दिए, है ना। तो वो होता है, ये फैक्ट है ये, ठीक है। इसी वजह से अगर आपको मेन से कहीं ना कहीं डर लग रहा है तो आप ये एग्जाम को जाने मत देना, बिल्कुल भी जाने मत देना। जानते हो क्यों? क्योंकि प्री है, प्री आपका क्लियर है। अगर सही है एमसीक्यू आयोग की वेबसाइट के आंसर के हिसाब के मैच हो रहे हैं, 1-2 की बात छोड़ दो, 5-6 की बात छोड़ दो, लेकिन अगर वैसे मैच हो रहे हैं तो आपका कोई नहीं रोक सकता। होता है ना, प्री आने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है 135 है, 125 है, तो आप क्या कहते हो मेरा 100% प्री क्लियर है। मेन्स में लगता है अंदाजा कि मेरे 200 में से कितने हैं, 100 में से कितने, नहीं लगता ना। तो बस यही चीज़ है। और यहाँ पे सिर्फ एक इंटरव्यू की भी हम साथ के साथ आपको बताते जाएंगे कि ये पॉइंट है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं किसी फैकल्टी को लेकर आई हूँ तो वो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, एक्सपीरियंस है, सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे यहाँ पर कोई भी बिना इंटरव्यू फेस किया हुआ कोई भी नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सर हैं हमारे पीसीएस के ही कोचिंग चलाते हैं, एमपी के ही हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जैसे मैं राजस्थान की हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अभी क्या होने वाला है। और फिर क्या होता है कि कभी कोई अंकल हैं, जज है, हाई कोर्ट में भी होते हैं, तो वहाँ से खबरें मिल जाती है। लेकिन अब आप यहाँ कहें, यहाँ बैठ के मैं उत्तराखंड की खबर रखूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही सेम रीज़न है कि एमपी के सर जो हैं वही एमपी पीसीएस की जीके बहुत अच्छे से करा सकते हैं, और वो खुद पीसीएस के दिए हुए हैं, खुद पीसीएस की उनकी कोचिंग है। तो मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पे सिर्फ एमपी पीसीएस के लिए, इस बैच के लिए, एडीपी के लिए वो मान गए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि एमपी का ही कोई जो है वो ही करवा सकता है, बाकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, नेगेटिव है तो आपको शुरू से आपको ध्यान देना है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं लॉ पॉइंट की। लॉ पॉइंट के लिए ऐसा करूंगी, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी डूज एंड डोंट्स का, और मैं कैसे करवाऊंगी। अभी हम जीके की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है, अब मेरे बाद में जो क्लिप आएगी वो जीके की है। जीके की सर का आप देखिए, डेमो देखिए, समझिए, ठीक है। और एमपी के जीके के पैटर्न को समझिए, नया पैटर्न है, ठीक है। तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जुलाई के आसपास आने वाली है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। इफ कोविड की सिचुएशन ऐसी रहती है तो, और अगर ज्यादा खराब हो जाती है तो वो मार्च अप्रैल, लेकिन होना तो है, आज नहीं तो कल होगा। ऐसा तो नहीं है सृष्टि बंद हो जाएगी, चलेगी ये, ठीक है। आप अपनी तैयारी कब करते हैं, कितनी करते हैं, ये डिपेंड करता है। कभी आर्मी मैन को देखा है, कभी सोचा है कि जब केंद्र सरकार अनाउंस कर दे कि युद्ध हो रहा है तब वो लोग जाते हैं तैयारी करने? नहीं ना। तो आप लोग क्यों नोटिफिकेशन का इंतजार करते हो? नंबर 1। दूसरा, कभी पहलवान को देखा है कि वो सोच रहा है अखाड़े का अनाउंसमेंट हो और वो रखा जाए पुरस्कार, तभी मैं तैयारी करूँ? सुबह ही 4 बजे उठ के लग जाता है अपना दंड पेलने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्यों अपने हाथ से शस्त्र डाल देते हो? आप लोग तैयारी रखो, जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत प्रैक्टिस चालू कर दो उस चीज की, है ना। समझाना मेरा काम है, मानना ना मानना आपकी इच्छा है, ओके। तो आप इसको देखिए और जीके के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और सर क्या कह रहे हैं उसको समझिए। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी है और डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओके, थैंक यू। एमपीपीएससी ने एडीपीओ के लिए बनाया हुआ है, जो कि अगस्त 2020 में उसने अपलोड कर दिया था। उसके अनुसार देखें तो उसने एडीपीओ को एग्ज़ाम को थोड़ा सा टफ कर दिया है, और कठिन एग्ज़ाम करने के कारण उसके पैटर्न, उसका बहुत महत्वपूर्ण जो कठिन करने का उसका एक रीज़न है, वो है उसका पैटर्न या सिलेबस। सिलेबस उसने किस तरीके से बनाया हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के एडीपीओ के एग्ज़ाम को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, खंड आ और खंड बा। जो खंड आ है या पार्ट ए है, उसमें आपके मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इनकी संख्या 50 होगी ऐसे प्रश्नों की, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, अर्थात 150 नंबर का जीके जीएस पूछा जाने वाला है आपसे, ठीक है। हम इस पर आगे बात करते हैं। और जो खंड बा है वो आपके लॉ सिलेबस से संबंधित है। जो जीके जीएस का सिलेबस है उसमें उसने 5 यूनिट दे रखी हैं। पहली यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित है, इसमें 8 चैप्टर होंगे। दूसरी जो यूनिट है वो मध्य प्रदेश का भूगोल होगा, जिसमें 5 चैप्टर इंक्लूड होंगे। तीसरी जो यूनिट है उसमें मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र होगी, इसमें 7 चैप्टर हैं, 7th। जो चौथी यूनिट है वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित है, इसमें 4 चैप्टर इंक्लूड होंगे। जो 5वीं यूनिट है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है और उसमें 5 चैप्टर होंगे।
ओवरऑल अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो जीके जीएस में 29 चैप्टर 29 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 29 चैप्टर्स का उसने सिलेबस बना रखा है और 29 चैप्टर से आपको क्वेश्चंस कितने मिलने वाले हैं पेपर में? क्वेश्चन मिलने वाले हैं 50। क्लियर? अगर हम बात करें कि पर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे या प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 यूनिट के अनुसार अगर हम देखें तो एमपी जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो एमपी जीके के क्वेश्चनों की संख्या होगी 35। 35 क्वेश्चन आने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, और जिसके ये तैयार होंगे उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है और हर पोर्शन में क्वालिफाइड करना जरूरी है। लॉ वाले अपने लॉ के सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, पर जीके जीएस कंप्लीट करने में उन्हें पसीने आने वाले हैं। जो करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे लगभग 5 से 7, और कंप्यूटर के प्रश्नों की बात करें या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रश्नों की बात करें तो उनकी संख्या भी 5 से 7 हो सकती है। मतलब कहना है 50 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चन एमपी जीके के और 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें आपके समसामयिक घटनाएं, खेल का करंट अफेयर्स और कंप्यूटर इंक्लूड हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि एमपीपीएससी ने एमपी को प्रेफरेंस देने के लिए या एमपी के कैंडिडेटों को प्रेफरेंस देने के लिए एमपी को उसमें इंक्लूड किया है, ताकि मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हो पाएँ और अदर स्टेट को यहाँ पर रोका जा सके। लेकिन अदर स्टेट में भी उन लोग सिलेक्ट हो पाएंगे जो आज से तैयारी में लग जाएंगे या जो लोग जीके जीएस को पोर्शन को बहुत अच्छा कर लेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं एक उदाहरण के तौर पर एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि किस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करेंगे और किस तरीके से यहाँ पर हम एमपी जीके को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि आने वाले पेपर में हमारे प्रश्न गलत ना हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं मध्य प्रदेश के जीके जीएस में नदियाँ। तो नदियों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी सभी नदियों को मिलाकर देखते हैं तो लगभग 207 नदियां उद्गमित होती हैं। मतलब मध्य प्रदेश से कितनी नदियों का ओरिजिन है? लगभग 207 नदियों का। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इन सब नदियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। हम उस नदी के बारे में बात करने वाले हैं। नर्मदा नदी के अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर ज़िले में एक स्थान है अमरकंटक, ये मैकाल पर्वत की एक चोटी है और वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये पूरब से पश्चिम की ओर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। अब हम एक एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पूरब से पश्चिम की ओर नदी बह रही है लगातार। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। हम इसके टॉपिक्स पर एक एक बिंदु पर बात करते हैं। कहाँ से प्रश्न बनेंगे? हर पेपर में लगभग एमपीपीएससी नर्मदा से एक प्रश्न जरूर पूछता है। यार कह सकते हैं नदियों वाले पोर्शन से 1, 2, 3 मैक्सिमम 5 प्रश्न तक परीक्षाओं में एमपीपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो हम इस पर बात करते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का अमरकंटक अनूपपुर ज़िले से। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। एमपी में इसकी कितनी लंबाई है? तो 1077। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1312 किलोमीटर में से 1077 कहाँ प्रवाहित हो रही है? एमपी में। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। अभी एमपी सिविल जज का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 मार्च 2021 को, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? आंसर था पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। क्लियर? आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी चूँकि इतनी इम्पॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, इसलिए इसे मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मैप में आपने देख लिया होगा कि यह विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच प्रवाहित हो रही है। देखिए, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत, और इसके बीच में बह रही है। बीच में एक घाटी बनती है जिस घाटी का नाम होता है भ्रंश घाटी।
या जिसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बनने वाली भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसकी 41 सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। और इसके कुछ उपनाम हैं या कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि रेवा, सोमो देवी, नामोदोस, मैकलसुता और शंकरी। ये इसके उपनाम हैं। मैकलसुता इसलिए क्योंकि मैकाल पर्वत से निकल रही है, तो मैकाल की पुत्री अर्थात मैकलसुता भी कहते हैं। सहायक नदियों की संख्या याद रखिएगा, सहायक नदियाँ कितनी हैं? 41 हैं। अब बात करते हैं इसके अवसान की। ये नदी समाप्त कहाँ होती है, इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित हो रही है और गुजरात के निकट भरूच के पास खंभात की खाड़ी में जाकर यह समा जाती है, मतलब अरब सागर में जा रही है। यह डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। जब नदी अपना पूरा अवसाद या पूरा मलबा लेकर समुद्र में कूदती है तो एक खड्ड का निर्माण करती है या एक गड्ढे का निर्माण करती है, उसे कहते हैं एस्चुरी। एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी, हमारे प्रदेश की नदी है। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा होता है इस टाइप का, जैसा कि मैंने बनाया, एक ट्रायंगल के टाइप का होता है। और भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा नदी बनाती है। तो याद रखना है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं नर्मदा नदी पर बनने वाले वाटरफॉल्स की या जलप्रपात की। तो नर्मदा नदी पर जो है 6 प्रकार के या 6 वाटरफॉल बन रहे हैं, उनकी बात करते हैं। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में, दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में, अर्थात जहां अमरकंटक से ये नदी निकल रही है वहीं पर कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात बना देती है। एक है धुआंधार जलप्रपात, मतलब भेड़ाघाट जबलपुर में बनाती है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बनाती है। दर्दी और मंदार जलप्रपात खंडवा जिले में बना रही है। तो ये 6 वाटरफॉल हैं और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की या मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी है। भारत की नदी की बात करते हैं तो भारत की 5वीं बड़ी नदी बताई है। सबसे बड़ी है गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी यमुना और 5वीं नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा भारत की कौन से नंबर की नदी है? 5वीं बड़ी नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है भारत की? गंगा नदी है। क्लियर? आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? अपवाह क्षेत्र मतलब ड्रेनेज एरिया, कितने एरिया को कवर करती है? तो 93,180 वर्ग किलोमीटर को ये कवर करती है। इसका ड्रेनेज एरिया कितना है? अपवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर। हम आगे बात करते हुए बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियाँ 41 हैं। वो 41 सहायक नदियाँ किसी को याद नहीं करनी है, ना किसी को याद होती हैं, लेकिन हमें 10-12 नदियों के नाम याद करने हैं। बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हिरण, तिंदौनी, वारना, मान और हथनी। इतनी नदियां याद कर लीजिए। अगर सहायक नदियों से प्रश्न आएगा तो गारंटी के साथ इन्हीं नदियों से ही प्रश्न आ जाएगा। हम बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश की ये बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। जैसा कि आपने चित्र में देख लिया या डायग्राम में देखा है कि यह पूरब से बह रही है और पूरब से कहाँ जा रही है? पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरब से पश्चिम की ओर जाते समय देखिए इस तरीके से जा रही है, तो लगभग 15 जिलों को कवर करती है। इन 15 जिलों की हम बात करते हैं कि 15 कौन से ज़िले हैं जहां से नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। तो मैंने सिक्वेंसली लिखे हुए हैं: अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर। ये वो 15 जिले हैं जिनसे नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी पर निर्मित बांधों की या कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये 5 बांध बने हुए मध्य प्रदेश में 4 बांध बने हुए हैं। महेश्वर बांध खरगोन में है, ओमकारेश्वर बांध खंडवा में, बरगी डैम जो है जबलपुर में है, इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, जिसे हम पुनासा बांध के नाम से जानते हैं, खंडवा में स्थित है। इसी के बीच में एक टापू है जिसे हनुमंतिया टापू कहते हैं और हनुमंतिया टापू को एमपी गवर्नमेंट वाटर टूरिज्म की तरह डेवलप कर रही है। तो ये 4 डैम तो हमारे यहाँ बने हुए हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, ये मैंने 4 आपको यहाँ वो बताए हैं जो बहुत बड़े डैम हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं गुजरात में। नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। ये भारत का कहना चाहिए ना सबसे ऊंचा बांध बन गया है, इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को भी कई बार पूछा है, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। इस पर मैंने अभी आपसे चर्चा कर ही ली कि कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। तो देखिए यहाँ मैंने फिर से उसे बताया हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, नर्मदा नदी कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। अब हम आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए मध्य प्रदेश के नगर और शहरों की। तो देखिए मध्य प्रदेश के बहुत बड़े और छोटे सभी नगर और शहर की बात करें तो वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अमरकंटक, जबलपुर, निमाड़। निमाड़ में खंडवा, खरगोन भी समाहित हो जाते हैं। निमाड़ एरिया कहलाता है। जिलों की बात करें तो उसमें खंडवा, खरगोन आएंगे। ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर, मंडला, नेमावर, हंडिया, बड़वाह, पुनासा, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी और झाबुआ, ये वो स्थान हैं जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी, जिसको हमने आपको एक एक पॉइंट बताए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियों पर हम चर्चा करेंगे। ये तो केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल था ताकि आप समझ सकें कि पढ़ाने का क्राइटेरिया क्या होगा और हम किस तरीके से डीप तरीके से पढ़ेंगे और बड़ी गहराई के साथ सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जिनका टारगेट एमपीएडीपीओ है उनके लिए सलाह है, उन्हें अभी से तैयारी में लगना चाहिए, वरना जीके का ही सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप सोचें वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि एमपी का सिलेबस कवर हो नहीं सकेगा। इतना बड़ा सिलेबस 1 महीने में कवर कर पाना असंभव है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। हम यहाँ पर नर्मदा नदी पढ़ेंगे, उसके बाद चंबल है, बेतवा है, सोन है, कैन है, ताप्ती है, छिप्रा है। बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा मध्य प्रदेश की नदियों का। हम प्रत्येक नदी को मैप के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, मैंने इस नदी का जैसे मैप बनाया हुआ है, इसी तरीके से मैं सभी नदियों का मैप बनाकर ही आपको बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें और एमपीएडीपीओ के लिए एक गहन तैयारी में लग जाएं। चलिए, नमस्कार।